नमस्कार साथियों। आज हम लोग इस लेक्चर में सॉल्व करेंगे लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के थ्रू ये जो है एग्जाम कंडक्ट कराया गया था 25% प्रमोशनल कोटा के थ्रू ये जो है एग्जाम हुआ था। साथियों जो एग्जाम हुआ था ये साउथ वेस्टर्न रेलवे का ये जो है क्वेश्चन पेपर है। और साथियों ये एग्जाम जो है 17 मार्च 2026 को कंडक्ट कराया गया था। जूनियर इंजीनियर CNW के लिए प्रमोशनल कोटा के थ्रू जो है एग्जाम कंडक्ट कराया गया था। साथियों इस क्वेश्चन पेपर में टोटल जो है 110 क्वेश्चन आए हुए थे, जिसमें से कैंडिडेट को जो है 100 क्वेश्चन का जवाब देना था। अब प्रत्येक क्वेश्चन जो है 1 मार्क का था। इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं थी, नो निगेटिव मार्किंग। चलिए साथियों स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। जैसा कि यहाँ पे पहले क्वेश्चन में पूछ रहा है, व्हाट आर द स्टैंडर्ड आवर ऑफ ड्यूटी पर वीक फॉर कंटिन्यूअस एम्प्लॉयमेंट एज पर HOER। आवर ऑफ एम्प्लॉयमेंट रेस्ट रूल के अनुसार कंटिन्यूस कैटेगरी के जो एम्प्लॉय होते हैं उनके लिए एक सप्ताह में कितना मानक कार्य घंटे है। तो साथियों इनके लिए जो है जो कंटिन्यूअस कैटेगरी के एम्प्लॉय होते हैं उनके लिए मानक घंटे जो है 48 आवर्स है। करेक्ट ऑप्शन इसका जो है ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन संख्या दूसरे में पूछ रहा है, व्हाट स्टील ग्रेड इज यूज्ड फॉर LHB साइड वॉल, इंड वॉल एंड रूफ स्ट्रक्चर एज पर द मैनुअल। मैनुअल के अनुसार LHB के साइड वॉल, इंड वॉल और रूफ स्ट्रक्चर के लिए कौन सा स्टील ग्रेड उपयोग किया जाता है। तो साथ ही साइड वॉल, इंड वॉल और रूफ स्ट्रक्चर के लिए जो स्टील उपयोग किया जाता है स्टेनलेस स्टील, वह बेसिकली फेरेटिक स्टेनलेस स्टील होता है। करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे जो है ऑप्शन ये सी सही है, फेरेटिक स्टेनलेस स्टील। साथ ही जो रूफ सीट होती है उसमें ऑस्टेनिटिक स्टेनलेस स्टील प्रयोग किया जाता है और जो अंडर फ्रेम होता है वो कॉटन स्टील का बना होता है। इसमें जो है 3 प्रकार के स्टील प्रयोग किए जाते हैं, ऑस्टेनिटिक स्टेनलेस स्टील, फेरेटिक स्टेनलेस स्टील और कॉटन स्टेनलेस स्टील, जिसको कि IRC 41 के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन संख्या तीसरे में पूछ रहा है, what is the thickness of the glass wool heat insulation on LHB roof, side wall and end wall। LHB के रूफ, साइड वॉल और इंड वॉल में प्रयुक्त ग्लास वूल हीट इंसुलेशन की मोटाई कितनी होती है। इसका करेक्ट ऑप्शन जो है ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन संख्या तीसरे पूछ रहा है, रेजोनेंट इंसुलेशन मैट इज अप्लाइड फॉर हीट इंसुलेशन इन व्हिच LHB एरियाज। रेजोनेंट फ्लेक्स इंसुलेशन मैट LHB के किस क्षेत्र में हीट इंसुलेशन के लिए लगाई जाती है। साथ ही जो है फ्लोर, साइड वॉल, लोअर एरिया, एंड वॉल में लगाया जाता है। करेक्ट ऑप्शन जो है 4 का ए सही है। क्वेश्चन संख्या 5 में पूछ रहा है, नॉइज लेवल इनसाइड LHB कोच इज लिमिटेड टू ड्यू टू डिकपलिंग एलिमेंट एंड इलास्टोमेटिक कंपोनेंट। डिकपलिंग एलिमेंट एंड इलास्टोमेटिक कंपोनेंट के कारण LHB कोच के अंदर शोर स्तर कितना सीमित है। साथियों यह जो है 60 डेसिबल तक है। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन जो है इसका ऑप्शन बी सही है। एडवांस साउंड प्रूफिंग टेक्नोलॉजी के कारण LHB कोच में फ्लोटिंग फ्लोर, रबर डिकपलिंग एलिमेंट एंड पॉलीयूरेथीन एंटी ड्रमिंग पेन इत्यादि के कारण कोच के जो इनसाइड नॉइज लेवल है वो IC को कंपेयर कम होता है।
क्वेश्चन संख्या 6 से पूछ रहा है साइड वॉल थिकनेस रिडक्शन इन एलएचबी कंपेयर टू आईसीएफ फॉर बेटर स्पेस इज। बेहतर आंतरिक स्थान हेतु आईसीएफ की तुलना में एलएचबी के साइड वॉल मोटाई में कितनी कमी की गई है। साथियों इसमें जो कमी की गई है यह है लगभग 60 mm। करेक्ट ऑप्शन जो है ऑप्शन यहाँ पे बी सही है। क्वेश्चन संख्या 7 पूछ रहा है गैप बिटवीन एलएचबी कोच इंड वॉल टू रिड्यूस विंड रेजिस्टेंस इज। वायु प्रतिरोधक कम करने हेतु एलएचबी कोच के इंड वॉल के बीच कितना अंतर रखा जाता है। तो साथियों यह जो है 300 mm यह रखा जाता है। करेक्ट ऑप्शन जो है 7 का बी सही है। क्वेश्चन संख्या 8 पूछ रहा है व्हाट इज द कोडल लाइफ फॉर फुल स्टेनलेस स्टील एलएचबी बॉडी एलएचबी कोच रिफर टू डेटेड 25/5/2006। रेलवे बोर्ड पत्र दिनांक 25/5/2006 के अनुसार पूर्ण स्टेनलेस स्टील बॉडी की कोच की आयु कितनी होती है। साथियों इसकी जो एलएचबी कोच की कोडल लाइफ है ये 35 ईयर होती है, जबकि आईसीएफ की जो कोडल लाइफ है ये 25 ईयर होती है। करेक्ट ऑप्शन जो है यहाँ पे डी सही है। क्वेश्चन संख्या 9 में पूछ रहा है SS1 साफ शेड्यूल 1 पीरियडिसिटी फॉर एलएचबी बोगीज अंडर फ्रेम इज। साफ शेड्यूल 1 जो होता है एलएचबी कोच का इसका समय अंतराल जो है 18 महीने होता है अथवा 6 लाख किलोमीटर जो भी पहले हो जाए उसके बिहाफ पे साफ शेड्यूल 1 किया जाता है। करेक्ट ऑप्शन जो है यहाँ पे 9 का बी सही है। क्वेश्चन संख्या 10 पूछ रहा है SS2 पीरियडिसिटी इज। साफ शेड्यूल 2 की जो पीरियडिसिटी है वह कितना है। साथियों साफ शेड्यूल 2 का जो पीरियडिसिटी होता है 36 महीने अथवा 12 लाख किलोमीटर जो भी पहले हो जाए। तो 36 महीने इक्वल टू होता है 3 ईयर्स अथवा 12 मंथ जो भी पहले हो जाए उसके बिहाफ पे साफ शेड्यूल 2 किया जाता है। क्वेश्चन संख्या 11 पूछ रहा है बिफोर लिफ्टिंग एलएचबी कोच बॉडी व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी डिसएंगेज्ड एमंग अदर्स। एलएचबी कोच बॉडी को उठाने से पहले निम्नलिखित में से किसे अन्य के साथ डिसएंगेज करना आवश्यक है। साथियों इसमें जो है या डैम्पर्स एंड सेकेंडरी इलेक्ट्रिक डैम्पर को जो है ये इंगेज करना जरूरी होता है। करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर जो है ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन संख्या 12 में पूछ रहा है कैपेसिटी ऑफ सिंक्रोनाइज लिफ्टिंग जैक फॉर एलएचबी कोच बॉडी इज। एलएचबी कोच बॉडी के लिए प्रयुक्त सिंक्रोनाइज लिफ्टिंग जैक की क्षमता क्या है। तो साथियों इसकी लिए जो जैक की क्षमता होनी चाहिए वो 15 टन प्रत्येक, यानी प्रत्येक जो है 15 टन की कैपेसिटी होनी चाहिए। करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर जो इसके बी ऑप्शन सही है। जैसा साथियों हम लोग जानते हैं कि जो एलएचबी कोच है इसका टेयर बेल्ट जो है 35 लेकर के 45 टन के बीच में होता है। वो डिपेंड करता है किस प्रकार का कोच है। तो चूंकि अगर प्रत्येक जैक की क्षमता अगर जो है 15 टन रहेगा, ठीक है, तो टोटल 4 जैक लगते हैं लिफ्ट होने के लिए। तो ये जो है 60 टन तक के वेट को लिफ्ट कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन संख्या पे 13 पूछ रहा है थ्रेशोल्ड फॉर अंडर फ्रेम मेंबर रिपेयर रिप्लेसमेंट ड्यू टू द कोरोजन इज। जंग के कारण अंडर फ्रेम की मरम्मत प्रतिस्थापन की सीमा क्या है। तो साथियों इसकी जो सीमा है यह है 20% थिकनेस लॉस। करेक्ट ऑप्शन जो है बी सही है। क्वेश्चन संख्या 14 पूछ रहा है वुलनरेबल कोरोजन स्पॉट ऑन एलएचबी सोल बार टॉप फ्लैंज आर।
एलएचबी 16 बार टॉप फ्लैंज पर जंग के प्रति संवेदनशील स्थान कौन से हैं? तो साथियों ये जो है अंडर लेबोरेटरी मॉड्यूल, करेक्ट ऑप्शन जो है ए सही है। क्वेश्चन संख्या 15 पूछ रहा है प्री हीट टेम्परेचर फॉर वेल्डिंग सोल बार ट्रैक नियर या डैम्पर ब्रैकेट इज, या डैम्पर ब्रैकेट के पास सोल बार क्रैक की वेल्डिंग हेतु प्री हीट तापमान कितना होना चाहिए? तो साथियों इसके लिए जो प्री हीट का तापमान होना चाहिए वो 150 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। करेक्ट ऑप्शन जो है 15 का बी सही है। क्वेश्चन संख्या 16 पूछ रहा है रूट रन इलेक्ट्रोड डायमीटर फॉर सोल बार क्रैक रिपेयर इज, सोल बार क्रैक रिपेयर के लिए रूट रन इलेक्ट्रोड का व्यास क्या है? तो साथियों इसके लिए जो व्यास है ये 3.15 mm होना चाहिए। करेक्ट ऑप्शन जो है इसका 16 का बी सही है। क्वेश्चन संख्या 17 पूछ रहा है एलएचबी टेयर सीबीसी हाइट मैक्सिमम टू मिनिमम फॉर रेल लेवल फॉर प्रोडक्शन यूनिट इज। साथियों टेयर बेड में जो सेंटर बफर कपलर की हाइट होती है एलएचबी कोच की वो मैक्सिमम जो है 1105 mm होनी चाहिए और मिनिमम जो है वो 1090 होना चाहिए। क्योंकि साथियों उसमें जो है कहीं पे 1090 नहीं दिया हुआ है तो आप करेक्ट ऑप्शन जो है यहाँ पे बी पे जा सकते हैं। मैक्सिमम हाइट जो है 1105 mm ठीक है और मिनिमम हाइट जो है 1090 रखा जाता है ठीक है। अगर 1090 नहीं है तो आप जो है बी पे जा सकते हैं 1095 मिनिमम ठीक है। क्वेश्चन संख्या 81 पूछ रहा है D1 शेड्यूल पीरियडिसिटी इज, जो D1 शेड्यूल पीरियडिसिटी है वो प्रत्येक ट्रिप पे किया जाता है। 18 करेक्ट ऑप्शन जो है ए सही है। क्वेश्चन संख्या 19 पूछ रहा है D2 शेड्यूल पीरियडिसिटी इज, D2 शेड्यूल की जो पीरियडिसिटी है यह 1 मंथ प्लस माइनस 3 डे पे किया जाता है। करेक्ट ऑप्शन जो है यहाँ पे 19 का बी सही है। क्वेश्चन संख्या 20 पूछ रहा है D3 शेड्यूल पीरियडिसिटी इज, D3 शेड्यूल की जो पीरियडिसिटी है साथियों यह जो है 6 मंथ प्लस माइनस 15 डे पे किया जाता है। करेक्ट ऑप्शन जो है यहाँ पे 20 का सी सही है। क्वेश्चन संख्या 21 पूछ रहा है व्हाट इज द रोलिंग स्पीड फॉर इन रूट एग्जामिनेशन, रोलिंग इन रूट परीक्षण के लिए रोलिंग गति कितनी होनी चाहिए? साथ ही इसके लिए जो रोलिंग की स्पीड होनी चाहिए जब कोच इन होती है स्टेशन पे तो उसके पहले जो रोलिंग हट बने रहते हैं जहाँ पे रोलिंग की जाती है तो वहाँ पे जो है रोलिंग एग्जामिनेशन किया जाता है तो 30 किलोमीटर अथवा उससे कम स्पीड होनी चाहिए। करेक्ट ऑप्शन जो है यहाँ पे 21 का ए सही है। क्वेश्चन संख्या 22 पूछ रहा है एक्सेल बॉक्स टेम्परेचर शुड बी मेजर्ड विथ व्हिच इंस्ट्रूमेंट, एक्सेल बॉक्स का तापमान किस उपकरण से मापा जाना चाहिए? तो साथियों एक्सेल बॉक्स का टेम्परेचर मापने के लिए यहाँ पर एक डिवाइस होती है जिसको कि जो कि इंफ्रारेड थर्मोमीटर होती है जो कि दूर से ही थर्मल गन की सहायता से जो कि इंफ्रारेड बेस्ड होता है तो उसकी सहायता से टेम्परेचर नापा जाता है। 22 करेक्ट ऑप्शन जो है यहाँ पे सी सही है। क्वेश्चन संख्या यहाँ पर 23 पूछ रहा है व्हाट इज द आरडीएसओ स्पेसिफिकेशन फॉर लिक्विड क्लीनिंग ऑफ एक्सटीरियर कोच, कोच की बाहरी तरल सफाई है आरडीएसओ का निर्देश कौन सा है? तो साथियों कोच का जो बाहरी पोर्शन होता है उसको साफ सफाई के लिए जिसमें लिक्विड यूज किया जाता है वो होता है MCPCN 101। करेक्ट ऑप्शन जो है इसका यहाँ पे बी सही है। क्वेश्चन संख्या 24 पूछ रहा है एलएचबी टॉयलेट शुड बी क्लीन विथ व्हिच मेथड, एलएचबी शौचालय की सफाई किस विधि से की जानी चाहिए? तो साथियों इसके लिए जो है हाई प्रेशर वाटर जेट प्लस नायलॉन ब्रश की सहायता से इसकी सफाई की जाती है। 28 की करेक्ट ऑप्शन जो है 24 करेक्ट ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन संख्या 25 पूछ रहा है आफ्टर
टॉयलेट क्लीनिंग व्हाट शुड बी अप्लाइड। शौचालय की सफाई के बाद क्या लगाया जाना चाहिए। साथ ही शौचालय की सफाई के बाद जो है यहाँ पे डी डिओड्रेंट स्प्रे जो है लगाना चाहिए। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन जो है बी सही है। क्वेश्चन संख्या 27 पूछ रहा है वैक्यूम क्लीनर इन एलएचबी एसी कोचेज इज यूज्ड फॉर विच एरियाज। एलएचबी कोच में वैक्यूम क्लीनर का उपयोग किन क्षेत्रों के लिए किया जाता है। तो साथ ही में जो किया जाता है यह फ्लोर, अंडरबर्थ और क्रेविक्स जो होते हैं यानी कि फर्श, बर्थ के नीचे, दरारों में इत्यादि में किया जाता है। करेक्ट ऑप्शन जो है यहाँ पे 29 का ऑप्शन 26 का ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन संख्या 27 पूछ रहा है फाइबर एंड फॉर प्लास्टिक विंडो फ्रेम एंड लोअर्स शुड बी क्लीन विथ। एफआरपी खिड़की फ्रेम और लोअर्स की सफाई किससे की जानी चाहिए। तो यह साथियों रिकमेंडेड सोल्यूशन प्लस नॉर्मल ब्रश से किया जाता है। करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे जो है ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन संख्या 28 में पूछ रहा है व्हाट इज द कारपेट क्लीनिंग फ्रीक्वेंसी इन एलएचबी कंपार्टमेंट। एलएचबी कोच के डिब्बों में कारपेट की सफाई की आवधिकता क्या है। तो साथियों इसकी जो आवधिकता है मंथली थ्रो आउट प्लस ड्राई क्लीन एवरी 3 to 4 मंथ। करेक्ट ऑप्शन जो है 28 का बी सही है। क्वेश्चन संख्या 29 पूछ रहा है व्हाट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बेस डिपोट फॉर कोचेज। कोचेज के लिए बेस डिपो की जिम्मेदारी क्या है। तो साथ ही उसके लिए जो है प्राइमरी मेंटेनेंस प्लस सेकेंडरी एज प्रिस्क्राइब्ड। 29 का करेक्ट ऑप्शन जो है यहाँ पे बी सही है। क्वेश्चन संख्या 13 पूछ रहा है डीआरएस रिपोर्ट आर जॉइंटली प्रिपेयर बाय होम। डीआरएस रिपोर्ट संयुक्त रूप से किसके द्वारा तैयार की जाती है। तो साथियों ये जो डिफिशियंसी इन रोलिंग स्टॉक का जो रिपोर्ट होता है ये संयुक्त रूप से इंजीनियर सीएनडब्ल्यू, इलेक्ट्रिकल और आरपीएफ के द्वारा जो है तैयार किया जाता है। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर जो है 30 का ए सही है। क्वेश्चन संख्या 31 पूछ रहा है अप्रोक्सीमेट पीरियडिक और हालिंग साइकिल टाइम फॉर एसी एलसीबी कोचेज डायरेक्ट एक्टिविटीज इज। क्वेश्चन संख्या 31 में पूछ रहा है कि एसी एलसीबी कोच के लिए पीओए चक्र समय यानी कि डायरेक्ट एक्टिविटीज लगभग कितना होता है। साथ ही जो स्टैंडर्ड शॉप फ्लोर साइकिल टाइम फॉर अ कंप्लीट एसी एलसीबी कोच पीरियडिक ओवरहालिंग इन वर्कशॉप। ठीक है ना, ये जो है 21 डेज है फॉर एसी के लिए और 16 डेज फॉर नॉन एसी के लिए। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर जो है 31 का ऑप्शन यहाँ पे बी सही है। यानी कि पीरियडिक और हालिंग के लिए जब एलएचबी का एसी कोच वर्कशॉप में जाता है तो उसका जो साइकिल टाइम निर्धारित किया गया है ठीक है ना डायरेक्ट एक्टिविटीज के लिए वो 21 डेज होता है एसी कोच के लिए और 16 डेज होता है नॉन एसी कोच के लिए। अब इसी में साथियों दूसरे वाले में नॉन एसी के लिए पूछा है तो टोटल पीरियडिक और हालिंग ड्यूरेशन फॉर नॉन एसी एलएचबी कोच तो नॉन एसी के लिए जो है 16 दिन होता है यानी 16 डेज का ऑप्शन यहाँ पर जो इसका 32 का बी सही है। क्वेश्चन नंबर 33 पूछ रहा है प्री लिफ्टिंग स्ट्रिपिंग इन एसी एलएचबी पीरियडिक ओवरहालिंग एक्टिविटीज ए इंक्लूड्स। एसी एलएचबी पीरियडिक ओवरहालिंग में प्री लिफ्टिंग स्ट्रिपिंग गतिविधि ए में क्या शामिल है। साथ ही इसमें जो है पार्टीशन, सेलिंग्स, डोर एंड बैटरी ये जो है शामिल है। 33 का ऑप्शन यहाँ पे जो है ए सही है। क्वेश्चन संख्या 34 पूछ रहा है कोरोजन अटेंशन इन नॉन एसी पीओएच रिक्वायर। तो साथ ही इसके लिए जो समय अवधि है वह कितना है।
यानी कि नॉन एसी पीरियाडिक और हालिंग में जंग पर ध्यान देने हेतु कितना समय लगता है। साथ ही जो नॉन एसी कोच होते हैं तो उसका जब पीरियाडिक ओवरहॉलिंग के लिए जाता है तो कोरोजन अटेंशन में कितना ध्यान दिया जाता है, मतलब उसको जो समय लगता है कोरोजन अटेंशन के लिए वो कितना समय लगता है। तो साथियों इसमें टोटल जो है जो टाइम लगता है ये 1 दिन का टाइम लगता है, 1 डेज। करेक्ट ऑप्शन जो है ये सही है। क्वेश्चन नंबर 35 पूछ रहा है बोगी ग्रिट ब्लास्टिंग वाटर जेट क्लीनिंग इज डन पैरेलल टू व्हिच एक्टिविटीज। बोगी ग्रिट ब्लास्टिंग वाटर जेट की सफाई किस गतिविधि में समांतर की जाती है। तो साथियों ये जो है कोरोजन अटेंशन के दौरान, ठीक है। करेक्ट ऑप्शन जो है यहाँ पे ये सही है। कोरोजन अटेंशन के दौरान जो है बोगी ग्रिड ब्लास्टर और वाटर जेट क्लीनिंग ये जो है कि जो गतिविधि होती है इसके समांतर की जाती है। क्वेश्चन संख्या 36 पूछ रहा है रैक टेस्टिंग बिफोर डिस्पैच इज कैरिड आउट एट। रैक परीक्षण कहाँ किया जाता है। साथियों रैक परीक्षण जो है पिट लाइन पे किया जाता है, ठीक है, जहाँ पर रैक प्लेस्ड होता है। क्वेश्चन संख्या 36 करेक्ट ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन संख्या 37 में पूछ रहा है फायर एक्सटिंग्विशर चेकिंग फ्रीक्वेंसी ऑन ओरिजिनेटिंग ट्रेन इज। प्रारंभिक ट्रेनों पर अग्निशामक यंत्रों की जांच की आवश्यकता क्या है। तो साथियों जो फायर एक्सटिंग्विशर होती है इसकी जो चेकिंग की जाती है, ठीक है, इसकी जो फ्रीक्वेंसी है चेकिंग करने का ये 3 महीने में एक बार किया जाता है, यानी प्रत्येक 3 महीने पे किया जाता है। और इसमें जो रिफिलिंग की जाती है तो साल में एक बार होती है, ठीक है। 37 करेक्ट ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन संख्या 38 में पूछ रहा है मैक्सिमम फ्रेंच थिकनेस ऑफ वार्न व्हील प्रोफाइल इज। साथियों वार्न व्हील प्रोफाइल की जो मैक्सिमम थिकनेस होती है ये 29.4 होता है। करेक्ट ऑप्शन जो है यहाँ पे 38 का ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन संख्या 39 पूछ रहा है व्हील बेस ऑफ कैसनो बोगी इज एम एम। साथियों जो कैसनो बोगी होती है इसका जो व्हील बेस होता है ये 2000 प्लस माइनस 5 mm जो है इसका व्हील बेस होता है। करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर जो है 39 का ए सही है। क्वेश्चन संख्या 14 पूछ रहा है मैक्सिमम बफर हाइट ऑफ गुड्स वैगन इज। तो साथियों जो मैक्सिमम बफर हाइट होती है गुड्स वैगन का एम्प्टी कंडीशन में वो 1105 mm होता है, ठीक है। अब मिनिमम बफर हाइट जो होती है साथियों इसमें मिनिमम पूछा है यहाँ पे मिनिमम बफर हाइट ऑफ वैगन इज mm। तो मिनिमम जो है ये 1030 mm जो है मिनिमम होती है लोडेड कंडीशन में, यानी कि लोडेड है तो मिनिमम जो है 1030 mm। एम्प्टी कंडीशन में मैक्सिमम जो बफर हाइट होती है 1105 mm जो होती है मैक्सिमम बफर हाइट होती है एम्प्टी कंडीशन में, ठीक है। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन जो है 1030 हो जाएगा। क्वेश्चन संख्या 41 पूछ रहा है बॉक्सन एचएल फीड पाइप प्रेशर इज। तो साथियों चाहे मालगाड़ी हो अथवा सवारी गाड़ी, ठीक है, फीड पाइप का जो प्रेशर होता है यह 6 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। और ब्रेक पाइप का जो प्रेशर होता है यह 5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर जो है 41 का ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 42 पूछ रहा है सेंटर पिवोट ऑफ कैसनो बोगी इज मेड ऑफ। कैसनो बोगी का सेंटर पिवोट किससे बना होता है। तो साथियों कैसनो बोगी का जो सेंटर पिवोट होता है यह कास्ट स्टील मटेरियल का बना होता है। करेक्ट ऑप्शन जो है यहाँ पे 42 का बी सही है। क्वेश्चन नंबर 43 पूछ रहा है परमिसिबल व्हील डायमीटर डिफरेंस ऑफ बोथ कैसनो बोगी ऑफ वैगन इज mm। साथियों दोनों एक कैसनो बोगी में जैसे कि 2 ट्रॉली होते हैं तो दोनों ट्रॉलियों के बीच में जो मैक्सिमम व्हील का डायमीटर है यह कितना अंतर हो कि चल सकता है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं साथियों
सेम एक्सल पे जो व्हील का डिफरेंस अलाउ है वो 0.5 mm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए सेम एक्सल पे, ठीक है। यह जो है वैगन के केस में है, ठीक है। और सेम जो है ट्रॉली पे जो है 13 mm, ठीक है। यानी कि सेम ट्रॉली पे जो है 13 mm, सेम वैगन में जो है 25 mm, सेम वैगन में 25 mm, ठीक है। तो यहाँ पे चूंकि यहाँ पे वैगन सेम है, ट्राली डिफरेंट है, यानी कि तो इसका जो है मैक्सिमम 25 mm होगा। 43 का जो है यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन जो है डी सही है। क्वेश्चन संख्या 44 में पूछ रहा है राइडिंग इंडेक्स ऑफ एन एलएचबी कोच इज। एलएचबी कोच का जो राइडिंग इंडेक्स होता है यह कितना होता है। तो साथियों राइडिंग इंडेक्स जो होता है एलएचबी कोच का 2.5 से लेकर के 2.75 तक होता है, ठीक है। यानी कि 2.5 से लेकर के 2.75 तक होता है राइडिंग इंडेक्स। तो करेक्ट ऑप्शन जो है 44 का ए सही है। क्वेश्चन संख्या 45 में पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट इज नॉट यूज इन एन आईसीएफ ट्रॉली। निम्नलिखित में से कौन सा भाग आईसीएफ ट्रॉली में उपयोग नहीं किया जाता है। तो साथ ही जो ऑप्शन दिया गया है इन ऑप्शन में देखेंगे तो ये जो ड्रैग लिंक है ये आईसीएफ ट्रॉली का पार्ट नहीं है। करेक्ट ऑप्शन जो है यहाँ पे 45 का ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन संख्या 46 पूछ रहा है यल टाइप कंपोजिट ब्रेक ब्लॉक शुड बी चेंज इफ वार्न बियॉन्ड। यल टाइप के कंपोजिट ब्रेक ब्लॉक को इससे अधिक घिसाव को होने पर बदलना चाहिए। तो साथ ही जो यल टाइप का ब्रेक ब्लॉक होता है यह बेसिकली जो मालगाड़ी होती है उसमें लगाया जाता है, जो कन्वेंशनल टाइप की ब्रेकिंग जिसमें होती है। तो जब एक घिस करके 10 में बचता है तब इसको जो है इसको चेंज कर देते हैं। तो 46 का करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर जो है ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन संख्या 47 पूछ रहा है टेयर वेट ऑफ जीएस कोच इज। जीएस कोच का टेयर वेट कितना होता है। अब साथियों इसमें यह नहीं बता रहा है कि आईसीएफ पूछ रहा है कि एचबी का पूछ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग समझ ले रहे हैं कि जो आईसीएफ कोच होता है जीएस को, तो इसका जो टेयर वेट होता है ये लगभग 36.98 टन का होता है। इसी प्रकार जो एचबी कोच होता है, ठीक है, इसका जो वेट होता है लगभग 39.5 टन का होता है, ठीक है। तो चूंकि इसमें ऑप्शन में ऐसा कुछ दिया नहीं हुआ है कि आईसीएफ का एचबी, तो यहाँ पे जो है आप इस पे जा सकते हैं, आईसीएफ को ले सकते हैं। आईसीएफ का जो जीएस कोच होता है वो 36.9 टन, ठीक है। क्वेश्चन संख्या 48 में पूछ रहा है इन एन आईसीएफ कोच ड्रा बार एंड हेड स्टैक द मैक्सिमम बफर प्रोजेक्शन इज। तो साथियों जो मैक्सिमम बफर प्रोजेक्शन होता है आईसीएफ कोच के ड्रा बार और हेड स्टैक के बीच में ये 92 mm होता है। करेक्ट ऑप्शन जो है इसका 48 का ए सही है। क्वेश्चन संख्या 49 पूछ रहा है कंडेमिंग थिकनेस ऑफ ड्राफ्ट पैड इन आईसीएफ कोच इज। आईसीएफ कोच में ड्राफ्ट पैड की कंडेमिंग थिकनेस कितनी होती है। यह जो है लगभग 30 mm होती है। करेक्ट ऑप्शन जो है 49 का ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन का 15 पूछ रहा है हाई स्पीड आईसीएफ कोच कंडेमिंग फ्लेंस थिकनेस बिलो इज। साथियों हाई स्पीड आईसीएफ कोच की जो फ्लेंस थिकनेस होती है, ये जो कंडमिंग होती है, कंडम साइज वो 22 mm होती है। 50 का करेक्ट ऑप्शन जो है यहाँ पे सी सही है। क्वेश्चन संख्या 51 पूछ रहा है कैपेसिटी ऑफ एयर रिजर्वायर ऑफ अ कोच। साथियों जो एक्सिलरी रिजर्वायर होती है इसमें जो कैपेसिटी होती है, तो अगर आईसीएफ कोच है, ठीक है, तो जो एआर होता है वो 200 लीटर का होता है। एलएचबी कोच है, ठीक है, तो इसमें जो एआर होता है 125 लीटर वाला जो होता है ब्रेकिंग के लिए होता है, 75 लीटर वाला जो है ये बाय टॉयलेट के लिए होता है। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर जो है आप 51 का बी सही कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 में पूछ रहा है डायमीटर ऑफ द ब्रांच पाइप अटैच टू पीयू। पैसेंजर इमरजेंसी अलार्म वाल्व से जो अटैच्ड ब्रांच पाइप होता है, ठीक है, उसका डायमीटर कितना होता है। तो साथियों इसका जो डायमीटर होता है ये 20 mm होता है। 52 का करेक्ट ऑप्शन जो है ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन संख्या 53 में पूछ रहा है
ड्यूरिंग चार्जिंग पोजीशन एयर प्रेशर इन एक्सिलरी रिजर्वायर इज, चार्जिंग स्थिति में सहायक रिजर्वायर का वायु प्रेशर कितना होता है। तो साथियों जैसा हम लोग जानते हैं जो एआर होता है बेसिकली फीड पाइप के प्रेशर से चार्ज होता है। तो फीड पाइप में जो प्रेशर होता है वो 6 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर का प्रेशर होता है। तो करेक्ट ऑप्शन इसका जो है 53 का ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन संख्या 54 में यहाँ पे पूछ रहा है इन रिलीज पोजीशन गैप बिटवीन ब्रेक ब्लॉक एंड व्हील इन आईसीएफ व्हेन पिस्टन स्ट्रोक इज 40 mm इच। साथियों जब आईसीएफ कोच में पिस्टन स्ट्रोक जैसा हम लोग जानते हैं जो आईसीएफ कोच में बोगी माउंटेड ब्रेक सिलेंडर होता है बीएमबीसी होता है, इसका जो पिस्टन स्ट्रोक होता है ठीक है वो 32 mm होता है। तो 32 mm जो पिस्टन स्ट्रोक रहता है इसमें जो ब्रेक ब्लॉक ठीक है और व्हील टेड के बीच का जो गैप होता है वो 5 mm होता है। जब आप पिस्टन स्ट्रोक बढ़ा करके यहाँ पे 40 mm कर देंगे तो फिर इसका बीच का जो गैप होगा यह लगभग जो है अप्रोक्सीमेट यह हो जाएगा 6 mm करीब, ठीक है 6 mm। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर जो है आप डी सही कर सकते हैं। क्वेश्चन संख्या 55 में पूछ रहा है क्राउन क्लियरेंस ए बिटवीन एक्सल बॉक्स क्राउन एंड बोगी फ्रेम इन जीएस एसपीसी एसएलआर एससीएन वीपीएस कोच इज। जीएस एसपीएन एसएलआर एससीएन वीपीएस कोच में एक्सल बॉक्स क्राउन एवं बोगी फ्रेम के बीच क्राउन क्लियरेंस ए कितना होता है। साथियों जो क्राउन क्लियरेंस ए होता है 43 + 0 - 3 mm 55 करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर जो है ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन संख्या 50 यहाँ पे 56 में पूछ रहा है मैक्सिमम परमिसिबल वेरिएशन इन ट्रेड डायमीटर इन द सेम आईसीएफ बोगीज एंड कोच रिस्पेक्टिवली इज mm। एक ही आईसीएफ बोगी एवं कोच में ट्रेड व्यास में अधिकतम उनमें अंतर क्रमशः कितनी होनी चाहिए। साथियों यहाँ पर जो है सेम आईसीएफ बोगी और कोच में पूछ रहा है। तो जैसे हम लोग जानते हैं कि जो कोचिंग स्टॉक होते हैं तो सेम एक्सल पे जो है ये व्हील का वेरिएशन 0.5 mm सेम एक्सल में, ठीक है सेम एक्सल और 5 mm साथी जो होता है ये सेम ट्रॉली में और साथियों 13 mm का जो होना चाहिए डिफरेंस ये सेम कोच में। तो यहाँ पे जो है सेम बोगी और सेम कोच में पूछ रहा है 5 mm और 13 mm करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे जो है 56 का ए होगा। क्वेश्चन संख्या यहाँ पे 57 में पूछ रहा है लॉन्गिट्यूडनल मूवमेंट ऑफ बोलेस्टर इन आईसीएफ बोगी इज कंट्रोल्ड बाई। आईसीएफ बोगी में बोलेस्टर की अनुदैर्घ्य गति किसके द्वारा नियंत्रित होती है। 57 का करेक्ट ऑप्शन जो है यहाँ पे ए सही है एंकर लिंक। साथ ही जो एंकर लिंक होता है इसकी ये जो होता है इससे ट्रैक्टिव एंड ब्रेकिंग फोर्स जो होता है वो ट्रांसफर होता है। करेक्ट ऑप्शन जो है 57 का ए सही है। क्वेश्चन संख्या 58 में पूछ रहा है क्लियरेंस बिटवीन एक्सल बॉक्स लग एंड बॉटम ऑफ सेफ्टी स्ट्रिप इज। एक्सल बॉक्स लग एवं सेफ्टी स्ट्रिप के निचले भाग के बीच का क्लियरेंस होता है। साथियों जो क्लियरेंस होता है ये लगभग 40 mm का होता है, ठीक है यानी कि जो एक्सल बॉक्स लग और बॉटम ऑफ सेफ्टी स्ट्रिप के बीच में जो क्लियरेंस होता है ये 40 mm होता है, ठीक है क्योंकि ऑप्शन में किसी में 40 mm नहीं दिया हुआ है। क्वेश्चन संख्या 59 में पूछ रहा है रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ CNW इज कवर्ड अंडर व्हिच डिमांड। तो साथियों ये जो है डिमांड नंबर 6 के अंतर्गत आता है। ये जो CNW का रिपेयर और मेंटेनेंस होता है। तो 59 का करेक्ट ऑप्शन जो है यहाँ पे ऑप्शन सी सही है।
क्वेश्चन संख्या 60 में पूछ रहा है पीएल नंबर ऑफ स्टॉक आइटम कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी न्यूमेरिकल डिजिट। साथियों जो प्राइस लिस्ट नंबर होता है तो इसमें टोटल जो है यहाँ पे 8 डिजिट होते हैं, ठीक है, जिसमें कि शुरू के 2 डिजिट जो होते हैं, ठीक है ना, पहला और दूसरा जो डिजिट होता है यह मेन ग्रुप होता है। उसके बाद साथियों जो तीसरा और चौथा नंबर होता है यह बेसिकली सब ग्रुप होता है। इसी प्रकार जो है 5वां, 6वां और 7वां डिजिट्स होते हैं, यह जो आइटम होता है उसका जो है सीरियल नंबर होता है। और जो लास्ट वाला डिजिट होता है ये बेसिकली चेक डिजिट होता है। इस चेक डिजिट की सहायता से हम लोग जो है यह पता करते हैं कि यह जो 8 डिजिट का ये प्राइस लिस्ट नंबर है ये सही है अथवा गलत है, वो चेक डिजिट की सहायता से पता करते हैं। तो 60 का करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे बी सही है। क्वेश्चन संख्या यहाँ पे 61 में पूछ रहा है विच स्टैंडर्ड फॉर्म इज यूज टू इशू स्टॉक आइटम फ्रॉम स्टोर। स्टॉक आइटम को इशूज करने के लिए स्टोर से कौन सा स्टैंडर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। इसके लिए साथियों यस 1313 जो है प्रयोग किया जाता है। करेक्ट ऑप्शन जो है ए सही है। क्वेश्चन संख्या 62 में पूछ रहा है इन प्लेस ऑफ एम्प्टी लोड बॉक्स विच डिवाइस इज यूज्ड इन वीएलसी वैगन। तो साथियों वीएलसी वैगन में जो एम्प्टी लोड बॉक्स डिवाइस होती है जिसका कि मेन काम होता है कि जो ब्रेक पावर है उसको बढ़ाना, यानी कि साथियों जो वैगन होता है एम्प्टी और लोडेड कंडीशन में जो लोड का वेरिएशन होता है बहुत ज़्यादा हो जाता है, लगभग जो है 4 टाइम्स हो जाता है। इसमें जो है सेम ब्रेक पावर नहीं रहता है। एम्प्टी कंडीशन में ब्रेक पावर कम जरूरत पड़ती है और लोडेड कंडीशन में वैगन को रोकने के लिए ब्रेक पावर की ज़्यादा जरूरत पड़ती है। तो साथ में जो कन्वेंशनल वैगन होते हैं तो उनमें जो है एम्प्टी लोड बॉक्स डिवाइस लगा रहता है। अगर वैगन एम्प्टी है तो उसको जो है मैनुअली हैंडल को ये लोग तरफ कर देंगे, और अगर वैगन लोडेड है तो मैनुअली जो है उस हैंडल को ब्लैक की तरफ कर देते हैं। इससे क्या होता है कि जो ब्रेक सिलेंडर में प्रेशर जाता है एम्प्टी कंडीशन में 2.2 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर और लोडेड कंडीशन में 3.8 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर का प्रेशर जाता है। और साथ ही साथ उसका जो पिस्टन स्ट्रोक होता है वो भी लोडेड कंडीशन में बढ़ जाता है, ठीक है। तो चूंकि साथियों ये कन्वेंशनल वैगन में होता है उसमें जिसमें कि एम्प्टी लोड बॉक्स एक डिवाइस लगी होती है, बट जो वीएलसी वैगन होता है इसमें लगा होता है ऑटोमेटिक लोड सेंसिंग डिवाइस, इसको बोलते हैं एलएसडी, ठीक है। यह जो है ऑटोमेटिक लोड को सेंस कर लेगा कि वैगन जो है लोडेड है अथवा एम्प्टी है, उसके अकॉर्डिंग फिर जो है ब्रेक सिलेंडर में प्रेशर भेजेगा। तो 62 का करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर जो है ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन संख्या यहाँ पे 63 में पूछ रहा है द स्टैंडर्ड हाइट ऑफ प्लेटफॉर्म फॉर बीएलसी वैगन फ्रॉम रेल लेवल इज। रेल स्तर से बीएलसी वैगन की प्लेटफॉर्म की मानक ऊंचाई कितनी होती है। तो साथियों ये जो है 1009 mm की जो है मानक ऊंचाई होती है। 63 का करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन संख्या 64 में पूछ रहा है रैक कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द बीएलसी वैगन इज। बीएलसी वैगन की रैक कैरिंग कैपेसिटी कितनी होती है। तो यह जो है साथियों एक बीएलसी वैगन का जो रैक में टोटल 9 यूनिट आते हैं, ठीक है, और एक यूनिट में जो है 5 वैगन होते हैं जिसमें कि 2 एक कार और 3 बी कार, टोटल जो है यहाँ पे 45 वैगन हो गए एक रैक में। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर जो है 64 का ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन संख्या 65 में पूछ रहा है क्लास ए फायर कंसिस्ट ऑफ फायर इन्वॉल्विंग। साथियों जो फायर जो है इसका जो क्लासिफाइड किया गया है क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, ठीक है। तो क्लास ए में वो फायर आते हैं जो कि आग जो लगती है सॉलिड वस्तु का, जैसे कपड़ा हो गया, लकड़ी हो गया, गत्ता हो गया, कागज हो गए, ठीक है, इससे जो आग लगती है वो क्लास ए में आते हैं, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर जो है वुड हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये जो है सॉलिड में आता है। तो करेक्ट ऑप्शन 65 का ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन का 66 में पूछ रहा है फिश एक्सटिंग्विशर इज सुटेबल फॉर कॉटन और अदर टेक्सटाइल फाइबर। तो साथियों जैसे कि हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा कि जो क्लास ए के कैटेगरी के अंतर्गत फायर होते हैं यानी कि जो सॉलिड चीज़ें होती हैं जैसे लकड़ी हो गया, ठीक है, कागज हो गया और गत्ते हो गए, ठीक है, पेपर हो गए,
तो इनमें जो आग लगती है तो इसको बुझाने के लिए आप बेसिकली पानी की सहायता से इसको जो है बुझा सकते हैं। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर जो है ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन संख्या 67 में पूछ रहा है फिश क्लास ऑफ फायर अकर्स इन इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट। इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में के द्वारा जो आग लगती है वो किस कैटेगरी में आता है। तो साथियों जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट अथवा जो गैस की से आग लगती है वो क्लास सी में आता है, वो मतलब क्लास सी कैटेगरी में आता है। 67 का करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर जो है सी सही है। क्वेश्चन संख्या 68 में पूछ रहा है हाउ मेनी सेट्स ऑफ स्कूल पास आर इशूड टू रेलवे एम्प्लॉई। रेलवे कर्मचारियों को कितने सेट स्कूल पास जारी किए जाते हैं। तो साथियों रेलवे एम्प्लॉई के जो बच्चे होते हैं उनके लिए जो स्कूल सेट मिलता है टोटल ये 3 सेट मिलता है। करेक्ट ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन संख्या 69 में पूछ रहा है मिनिमम सर्विस रिक्वायर फॉर पोस्ट रिटायरमेंट कंप्लीमेंट्री पास एज। सेवानिवृत्ति के बाद मानक पास के लिए न्यूनतम सेवा कितनी होनी चाहिए। तो इसके लिए साथियों जो है 20 ईयर्स मिनिमम सर्विस रिक्वायरमेंट होती है। करेक्ट ऑप्शन 69 का ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन संख्या 70 में पूछ रहा है विथिन विच पीरियड पेटेंटी लीव कैन बी ग्रांटेड। साथियों जो पेटेंटी लीव मिलती है रेलवे एम्प्लॉय के लिए यह जो है 15 दिन के लिए मिलती है और इसको जो है 2 सर्वाइविंग चिल्ड्रेन यानी कि 2 चिल्ड्रेन के लिए यह मिलती है और इसको जो है 6 महीने के अंदर लेना होता है विथ इन 6 मंथ, अदरवाइज क्या है ये लैप्स हो जाएगी। तो करेक्ट ऑप्शन जो है यहाँ पे 70 का ये सही है, यानी कि बच्चे के जन्म डेट से यानी बर्थ डेट से 6 महीने के अंदर आप उसको लेना पड़ेगा, अदरवाइज जो है लैप्स हो जाएगा। क्वेश्चन के 71 में पूछ रहा है व्हाट इज द मैक्सिमम पीरियड ऑफ लीव ऑन एवरेज पे डेट रेलवे सर्वेंट में बी ग्रांटेड एट अ टाइम। रेलवे कर्मचारियों को एक समय में औसत वेतन पर अधिकतम कितने दिनों का अवकाश दिया जा सकता है। तो साथियों ये जो है 180 दिन के लिए अधिकतम दिया जा सकता है। 71 का करेक्ट ऑप्शन जो है सी सही है। क्वेश्चन संख्या 72 पूछ रहा है न्यू पेंशन स्कीम इज इफेक्टिव फ्रॉम। न्यू पेंशन स्कीम जो है वो कब से इफेक्टिव है। साथियों ये जो है 1 जनवरी 2004 से इफेक्टिव है। करेक्ट ऑप्शन जो है 72 का ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन संख्या 73 में पूछ रहा है परमानेंट पेंशन अकाउंट नंबर प्रान कंसिस्ट ऑफ डिजिट। तो साथियों जो प्रान में नंबर होते हैं टोटल 16 डिजिट के होते हैं। करेक्ट ऑप्शन जो है 73 का सी सही है। क्वेश्चन का 74 पूछ रहा है मैक्सिमम एक्यूमुलेशन ऑफ LHAP ड्यूरिंग इंटायर रेलवे सर्विस इज। पूरी रेलवे सेवा में LHAP की अधिकतम संचय सीमा क्या है। तो साथियों जो LHAP होती है इसकी संचय की कोई सीमा नहीं होती, ठीक है, यानी कि अनलिमिटेड। करेक्ट ऑप्शन जो है यहाँ पे डी सही है। क्वेश्चन संख्या 75 में पूछ रहा है स्टैंडर्ड फॉर्म 7 अंडर रेलवे सर्वेंट डिसिप्लिन अपील रूल इज इशूड फॉर। रेलवे सेवक अनुशासन एवं अपील नियमों के अंतर्गत मानक पत्र का उपयोग किसके लिए किया जाता है। तो साथियों जो होता है अपॉइंटिंग इंक्वायरी ऑफिसर, ठीक है। करेक्ट ऑप्शन जो है 75 का ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन का 76 में पूछ रहा है फीस पेनाल्टी अंडर डिसिप्लिन अपील डज नॉट अफेक्ट प्रमोशन। D&AR के अंतर्गत कौन सा दंड पदोन्नत को प्रभावित नहीं करता है। साथियों यह जो है स्टॉपेज ऑफ पास PTO। करेक्ट ऑप्शन जो है ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन 77 पूछ रहा है लेंथ ओवर बॉडी ऑफ LHP कोच। साथियों जो LHP कोच है इसकी लेंथ ओवर बॉडी जो होती है 23,540 mm होती है। करेक्ट ऑप्शन जो है यहाँ पे ऑप्शन सी सही है।
लेंथ ओवर कपलर जो होता है यानी कि सीबीटी सीबीसी जो डिस्टेंस होती है 24,000 mm जो है लेंथ ओवर कपलर होता है। ठीक है। क्वेश्चन संख्या 78 में पूछ रहा है व्हाट इज द थिकनेस ऑफ व्हील फ्लेंज इन एलएचबी कोच। एलएचबी कोच का जो व्हील फ्लेंज होती है इसकी थिकनेस कितनी होती है। तो साथियों जो एलएचबी कोच में एक फ्लेंज थिकनेस है अगर नया रहेगा तो यह जो है 29.4 mm का होता है। ठीक है। यानी कि अगर कोच नया रहेगा तो इसका जो फ्लेंज की थिकनेस है ये 29.4 mm जब ये न्यू रहेगा। साथियों जब ये घिस करके 22 mm पे हो जाता है, चूंकि ये एलएचबी कोच जो होती है हाई स्पीड ट्रेन है। ठीक है। तो 22 mm पे इसको जो है कंडम कर देते हैं। ठीक है। तो चूंकि इसमें ऑप्शन में दिया नहीं है 29.4 mm, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो 29.4 mm होना चाहिए। क्वेश्चन संख्या 179 में पूछ रहा है व्हाट इज द डायमीटर ऑफ व्हील एक्सल ऑफ एलएचबी कोच। साथियों एलएचबी कोच का जो व्हील एक्सल होता है उसमें उसका जो डायमीटर होता है 170 mm होता है। ठीक है। कहीं कहीं पे आपको 172 mm मिलेगा। ठीक है। बट इसका जो करेक्ट ऑप्शन जो है 70 mm ही होता है। क्वेश्चन संख्या 80 में पूछ रहा है हाउ मेनी टाइप ऑफ शाफ्ट एब्जॉर्बर आर यूज्ड इन एलएचबी कोच। एलएचबी कोच में कितने प्रकार के शाफ्ट एब्जॉर्बर प्रयोग किए जाते हैं। तो साथियों इसमें टोटल जो है 4 प्रकार के शाफ्ट एब्जॉर्बर प्रयोग किए जाते हैं, जैसे कि प्राइमरी डैम्पर हो गया। ठीक है ना। सेकेंडरी वर्टिकल डैम्पर हो गया, या डैम्पर हो गया, और लेटरल डैम्पर हो गया। ठीक है। टोटल जो है 4 प्रकार के शाफ्ट एब्जॉर्बर यानी कि डैम्पर प्रयोग किए जाते हैं। 80 का करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर जो है सी सही है। क्वेश्चन संख्या 81 में पूछ रहा है फिश शाफ्ट एब्जॉर्बर इज कनेक्टेड बिटवीन बोगी एंड कार बॉडी। बोगी और कार बॉडी को कनेक्ट करने के लिए कौन सा शाफ्ट एब्जॉर्बर प्रयोग किया जाता है। तो इसके लिए साथियों जो होता है वो एयर डैम्पर होता है। करेक्ट ऑप्शन जो है 81 का ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन संख्या 82 में पूछ रहा है ग्रीस ऑफ एंटी रोल बार शुड बी रिप्लेस ड्यूरिंग एवरी। तो साथियों जो एंटी रोल बार में जो ग्रीस होता है उसको जो रिप्लेस करने की टाइम अवधि है वो D3 शेड्यूल में होता है। ठीक है। यानी कि जो ग्रीस एंटी रोल बार में डाला जाता है यानी कि जो रिप्लेस किया जाता है वो D3 शेड्यूल में किया जाता है। अगर साथियों इसी क्वेश्चन पेपर पूछ ले कि इसको चेक कब करते हैं ग्रीस की कंडीशन। ठीक है। तो जो ग्रीस के कंडीशन चेक करते हैं एंटी रोल बार में वो प्रत्येक D2 शेड्यूल में करते हैं। ठीक है। इसमें थोड़ा अंतर है। ठीक है। जो ग्रीस का कंडीशन चेक करते हैं कि ग्रीस लीकेज तो नहीं है तो जो है D2 शेड्यूल में करते हैं, बाकी जो रिप्लेस करते हैं ग्रीस को वो D3 शेड्यूल में किया जाता है। क्वेश्चन संख्या जो है 83 में पूछ रहा है टार्क रिक्वायर्ड फॉर एक्सल इन सेफ्टी डिस्क इज। एक्सल इन में जो सेफ्टी डिस्क लगा रहता है, ठीक ना, उसके लिए जो टार्किंग वैल्यू होती है वो 170 न्यूटन मीटर होती है। करेक्ट ऑप्शन जो है 83 का ए सही है। क्वेश्चन संख्या पे 84 में पूछ रहा है इफ द साइलेंट ब्लॉक ऑफ रोल लिंक इज शिफ्टेड टू वन साइड द रोल लिंक। यदि रोल लिंक का साइलेंट ब्लॉक एक तरफ खिसक जाता है तो रोल लिंक को जो है यहाँ पे मस्ट बी रिप्लेस अवश्य बदलना चाहिए। ठीक है। 84 का करेक्ट ऑप्शन जो है यहाँ पे बी सही है। क्वेश्चन संख्या 50 में पूछ रहा है या डैम्पर इज फिटेड। या डैम्पर जो होता है ये फिट होता है बिटवीन बोगी एंड अंडर फ्रेम, मतलब बॉडी एंड बोगी के बीच में फिट होता है, यानी कि बिटवीन द अंडर फ्रेम एंड बोगी फ्रेम। ठीक है। यानी कि कोच बॉडी और बोगी फ्रेम के बीच में कनेक्ट होता है। क्वेश्चन संख्या यहाँ पे 86 में पूछ रहा है व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ ब्रेक सिस्टम यूज्ड इन एलएचबी कोच। साथियों एलएचबी कोच में जो ब्रेकिंग सिस्टम होता है वो एक्सल माउंटेड डिस्क ब्रेक सिस्टम होता है। ठीक है। विथ ट्विन पाइप। ठीक है। ट्विन पाइप डिस्क ब्रेक एयर ब्रेक सिस्टम होता है एलएचबी कोच में। करेक्ट ऑप्शन जो है 86 का ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन संख्या यहाँ पे 87 पूछ रहा है 125 लीटर एयर टैंक इन एलएचबी कोच इज यूज्ड फॉर। एलएचबी कोच में 125 लीटर एयर टैंक के लिए प्रयुक्त
होता है। साथियों जो 125 लीटर वाला या ऑक्सिलरी रिजर्वायर का टैंक होता है एलएचबी कोच में, वो बेसिकली ब्रेकिंग पर्पज के लिए होता है। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन जो है 87 का यहाँ पे बी सही है। और 75 लीटर वाला जो टैंक होता है साथियों ऑक्सिलरी रिजर्वायर का, ये बायो टॉयलेट को क्लीन करने के लिए जो फ्लशिंग करते हैं, तो उसमें 1.5 लीटर वाटर प्लस जो है गैस के द्वारा उसको जो है मतलब कंप्रेस्ड एयर के द्वारा फ्लश किया जाता है। ठीक है, तो वही 75 लीटर वाला जो होता है बायो टॉयलेट के लिए होता है। क्वेश्चन संख्या 88 में यहाँ पे पूछ रहा है व्हेन ब्रेक इंडिकेटर शो रेड द ब्रेक विल बी। साथियों ब्रेक इंडिकेटर अगर रेड है तो इसका मतलब जो है कोच में ब्रेक अप्लाई है। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन जो है 88 का यहाँ पे ऑप्शन बी सही होगा, यानी कि अप्लाइड। और ब्रेक इंडिकेटर अगर ग्रीन है तो इसका मतलब कि कोच में ब्रेक रिलीज है, यानी कि ब्रेक नहीं लगा हुआ है। क्वेश्चन संख्या 89 में पूछ रहा है ब्रेक एसिलेटर स्टॉप वेंटिंग व्हेन बीपी प्रेशर रीच। साथियों ये जो ब्रेक एसिलेटर होता है बेसिकली ये जो है एलएचबी कोच जो होता है उसमें ब्रेक एसिलेटर लगाया जाता है। जैसे ही इमरजेंसी ब्रेक अप्लाई होता है, ठीक ना, तो ये ब्रेक एसिलेटर जो है एक्टिवेट हो जाता है और इसके थ्रू जो है एयर ब्लास्ट बहुत तेजी से जो है बीपी का प्रेशर ड्रॉप करता है, जीरो पहुंचा देता है। ठीक है, अभी कह रहा है कि ब्रेक एसिलेटर से जो एक प्रेशर ड्रॉप होता है तो क्या करता है कि बीपी का प्रेशर ड्रॉप करता रहता है। ठीक है, जैसे ही बीपी का प्रेशर लगभग जो है 2.5 से लेकर के 1.5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर के बीच में पहुंचता है तो क्या करता है ये जो बेंट होता रहता है उसको क्या कर देता है, बंद कर देता है। ठीक है, 89 करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे सी होगा। क्वेश्चन संख्या 90 में पूछ रहा है हाउ मेनी प्रेशर टैंक आर प्रोवाइडेड इन एलएचबी जनरेटर कार। तो साथियों जो एलएचबी का जनरेटर कार होता है तो इसमें देखेंगे आप तो यहाँ पे 4 प्रकार के टैंक प्रोवाइड किए जाते हैं। जैसे कि जो ऑक्सिलरी रिजर्वायर होता है साथियों, तो ऑक्सिलरी रिजर्वायर जो है ये 125 लीटर का एक होता है प्लस 75 लीटर बायो टैंक के लिए होता है। ठीक है, इसके बाद साथियों जो है यहाँ पे कंट्रोल रिजर्वायर होता है। ठीक है, इसकी जो कैपेसिटी होती है 6 लीटर की होती है जो कि बीपी के प्रेशर से चार्ज होता है। एक साथियों हैंड ब्रेक, चूंकि पावर कार है जिसमें एक हैंड ब्रेक लगा रहेगा। ठीक है, तो चूंकि ये जब कार को यानी कि रैक को जब जो है प्लेस कर देते हैं पिट लाइन में तो उसमें हैंड ब्रेक अप्लाई कर दिया जाता है। क्योंकि जैसे साथियों हैंड ब्रेक अप्लाई करेंगे तो एक हैंड ब्रेक का इंडिकेटर होता है, तो हैंड ब्रेक का इंडिकेटर जो है जैसे हैंड ब्रेक अप्लाई कर देंगे तो जो है ग्रीन से रेड हो जाता है। तो क्योंकि साथियों उसको ग्रीन से रेड करने के लिए उसको प्रेशर चाहिए होगा तभी तो वो जो है ऊपर जा करके ग्रीन से रेड होगा। ठीक है, तो उसको जो प्रेशर जाता है तो उसके लिए एक टैंक लगा होता है। तो एक टैंक होता है हैंड ब्रेक के लिए, यानी जो हैंड ब्रेक मैकेनिज्म होता है, ठीक है, एक उसके लिए जो है टैंक होती है, उसकी भी कैपेसिटी जो है 6 लीटर की ही होती है अप्रोक्सीमेट। ठीक है, तो टोटल यहाँ पे 1 2 3 4 टैंक होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन संख्या 91 में पूछ रहा है व्हाट इज द पर्पज ऑफ डंप वाल्व इन WSP। व्हील्स लाइफ प्रोटेक्शन डिवाइस का मेन पर्पज क्या होता है। ठीक है, मतलब कि व्हील्स लाइफ प्रोटेक्शन जो डंप वाल्व लगे होते हैं इसका पर्पज क्या होता है। तो साथियों इसका पर्पज होता है कि मेंटेन इक्वल स्पीड ऑफ ऑल एक्सल एंड प्रोटेक्ट व्हील फ्रॉम स्किडिंग। ठीक है ना, स्किडिंग से बचाने के लिए और सभी एक्सल की बराबर स्पीड हो इसके लिए जो है डंप वाल्व लगा होता है WC सिस्टम में। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन जो है इसका सी सही है। क्वेश्चन संख्या 92 में पूछ रहा है व्हाट इज द पर्पज ऑफ स्पीड सेंसर। स्पीड सेंसर का पर्पज क्या होता है। तो इसका जो मेन पर्पज होता है टू कंप्यूट रिवॉल्यूशन ऑफ ईच एक्सल, प्रत्येक एक्सल की जो है जो RPM होता है उसको काउंट करता है और ये जो माइक्रो प्रोसेसर को बताता है। ठीक है, 92 करेक्ट ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन संख्या 93 पूछ रहा है व्हाट इज द परमिसिबल एयर गैप बिटवीन सेंसर एंड फोनिक व्हील। सेंसर और फोनिक व्हील के बीच का जो परमिसिबल गैप होता है 0.9 से 1.4 mm के बीच में होता है। क्वेश्चन संख्या 94 में पूछ रहा है इफ एंटी स्किड सिस्टम डज नॉट एक्यूट द रीजन में बी। यदि एंटी स्किड सिस्टम कार्य नहीं कर रहा है तो कारण हो सकता है। तो साथियों ये जो कारण हो सकता है ये हो सकता है कि उसका जो फ्यूज नंबर 63 और 65 नंबर है वह जो है फ्यूज हो। ठीक है ना, इसका जो 63 और 65 नंबर का जो फ्यूज है वो फूका हुआ हो,
या जो प्रेशर स्विच हो वह डिस्टर्ब हो, ठीक है। इसलिए जो है ये जो माइक्रो प्रोसेसर है यानी डब्ल्यूसी सिस्टम है वो ऑन नहीं हो पा रहा है। तो 94 करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे सी सही है। 95 पूछ रहा है इन WSP इफ माइक्रो प्रोसेसर शो द कोड 72 इट इंडिकेट। ये माइक्रो प्रोसेसर में ये 72 कोड दिखा रहा है तो इसका अर्थ क्या हो सकता है? साथियों इसका अर्थ यह हो सकता है कि परमानेंट फॉल्ट एट 1 एक्सल, परमानेंट फॉल्ट एक एक्सल में है, ठीक है। अब फिर साथियों उसमें किस प्रकार का फॉल्ट है, स्पीड सेंसर में फॉल्ट है कि डंप वाल में फॉल्ट है, वो उसका फिर भी कोड दिखाएगा, ठीक है। क्वेश्चन संख्या 96 पूछ रहा है इन WSP सिस्टम इफ माइक्रो प्रोसेसर शो द कोड 95 इट इंडिकेट। साथियों जो 95 कोड शो करता है WSP में, इसका मतलब होता है कि कोड में इस कोड में जो है टेम्परेरी फॉल्ट आया है, फिर उसको जो है आप इरेज कर सकते हैं, ठीक है। करेक्ट ऑप्शन जो है 96 का ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन संख्या 97 में पूछ रहा है साइज ऑफ चोक प्रोवाइडेड इन इमरजेंसी ब्रेक वाल्व इन LHB कोच। LHB कोच में इमरजेंसी ब्रेक वाल्व के चोक का आकार कितना होता है? तो साथियों इसका जो चोक का आकार होता है LHB में, ठीक है, क्योंकि साथियों यहाँ पे LHB कोच में पूछ रहा है कि चोक प्रोवाइडेड इन इमरजेंसी ब्रेक वाल्व। साथियों जो यहाँ पे ब्रेक वाल्व होता है, ठीक है, तो बेसिकली जो इमरजेंसी ब्रेक वाल्व होता है यहाँ पे बेसिकली दो प्रकार का होता है। एक होता है PU पैसेंजर इमरजेंसी अलार्म वाल्व, इसकी जो चोक कटाया होता है 19 में होता है, ठीक है। साथियों दूसरा होता है जो AC कोच होते हैं, तो उसमें देखेंगे तो एक डिवाइस लगी होती है जिसको बोलते हैं स्मोक फायर एंड हीट डिटेक्शन, SFDS, स्मोक डिटेक्शन सिस्टम, ठीक ना, FHDS इसको बोलते हैं। यानी कि ये डिवाइस होता है साथियों FS इस फायर स्मोक डिटेक्शन सिस्टम बोलते हैं। तो जैसे ही कोच में जब आग लगती है तो वहाँ से क्या होता है कि ये धुएं को डिटेक्ट करता है, ठीक है ना। इसमें लगा रहता है वेजडा लग रहा रहता है जिसको बोलते हैं वेरी अर्ली स्मोक डिटेक्टर सिस्टम, ठीक ना, एपरेटस। तो क्या करता है स्मोक डिटेक्ट करता है और फिर जो है कोच के जो अंडर फ्रेम में देखेंगे तो वहाँ पे जो है ब्रेक वाल्व लगा रहता है, ठीक है। और ये जो इमरजेंसी ब्रेक वाल्व होता है, ठीक ना, ये जैसे ही प्रेशर ड्रॉप करेगा, ठीक है, तो कोच में जो है ब्रेक अप्लाई हो जाएगी। तो साथियों इसका जो चौक का डायमीटर होता है तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिया गया है इन ऑप्शन में से कोई नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि इसका चौक का डायमीटर जो है 19 mm के लगभग होता है, ठीक है, इससे कम नहीं होता। तो करेक्ट ऑप्शन जो है इसमें जो है कोई चौक नहीं होता। ये तो बात गलत है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे साथियों इसमें जो है जो इमरजेंसी ब्रेक वाल्व होता है, ठीक है, तो इसमें इसका जो डायमीटर होता है PU वाले का 19 mm होगा और जो लगा रहता है स्मोक के लिए उसका भी लगभग जो है 19 mm ही होता है, ठीक है, या उससे ज़्यादा हो सकता है, बट PU का 19 mm करेक्ट होता है। तो इसमें जो ऑप्शन में यहाँ पे दे रहा है तो इसमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन संख्या 98 में यहाँ पे पूछ रहा है लोकेशन ऑफ आइसोलेटिंग काक प्रोवाइडेड इन पिच्ड इन LHB कोच इज। साथियों यहाँ पे पूछ रहा है पिच्ड LHB कोच में जो पिच लगे रहते हैं तो उसको आइसोलेटिंग के लिए जो आइसोलेटिंग काक होता है वो कहाँ प्रोवाइड किया जाता है? तो यह जो है जो पिच्ड के लिए होता है साथियों पैसेंजर इमरजेंसी अलार्म वाल्व, ठीक ना, इसके लिए जो है कोई भी मतलब कि आइसोलेटिंग का किसी प्रोवाइड नहीं किया जाता, ठीक है। साथियों जो PU होता है पैसेंजर इमरजेंसी अलार्म वाल्व, ठीक ना, PU जो होता है जो कि अंडर फ्रेम में लगा होता है, LHB के अंडर फ्रेम में लगा होता है, अंडर फ्रेम में लगा होता है। तो जब कोच में ACP होती है अलार्म चेन पुलिंग होती है, ठीक है, तो जो है क्योंकि ये BP की मेन पाइप से जुड़ा रहता है तो क्या होता है कि BP का प्रेशर ड्रॉप होने लगता है, तो वहाँ जो है ब्रेकिंग लग जाती है। तो इसके पहले देखेंगे तो जहाँ से BP का प्रेशर आता है और जो PU लगा रहता है उसके बीच में यहाँ पे आइसोलेटिंग काक लगा रहता है, ठीक है ना। अगर इसको आइसोलेट कर देंगे तो फिर PU से जो प्रेशर ड्रॉप हो रहा है वो प्रेशर ड्रॉप होना बंद हो जाएगा और
गाड़ी में जो है बीपी का प्रेशर मेंटेन हो जाएगा, ठीक है। बट यहाँ पे पीस्ट पूछ रहा था पैसेंजर इमरजेंसी अलार्म सिग्नल डिवाइस, ठीक ना। तो पैसेंजर इमरजेंसी अलार्म सिग्नल डिवाइस में किसी भी प्रकार का ये आइसोलेटिंग कॉक नहीं होता, ठीक है। क्वेश्चन संख्या 99 में पूछ रहा है इन एयर ब्रेक स्टॉक बीपीसी बिकम इनवैलिड इफ रैक इज स्टेबल फॉर मोर देन। साथियों बीपीसी इनवैलिड हो जाएगी अगर रैक जो है 24 घंटे से ज़्यादा स्टेबल है, तो फिर से आपको जो है फ्रेश बीपीसी यहाँ पे तैयार करना पड़ेगा। 99 का करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे जो है ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन संख्या 100 में पूछ रहा है थिकनेस ऑफ न्यू ब्रेक पैड इन एलएचबी कोचेज। ब्रेक पैड अगर नया रहेगा एलएचबी कोच का तो जो है 35 mm का हो जाएगा, और जब ये घिस करके 7 में बचता है तब इसको क्या करते हैं कंडम कर देते हैं। करेक्ट ऑप्शन जो है 100 का ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन संख्या 101 में पूछ रहा है व्हेन वाज द ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963 अमेंडेड। राजभाषा अधिनियम 1963 में कब संशोधन किया गया था। साथियों जो है 1967 में संशोधन किया गया था, ठीक है। क्वेश्चन संख्या 102 में पूछ रहा है हिंदी दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। तो साथियों हिंदी दिवस प्रतिवर्ष जो है ये 14 सितंबर को मनाया जाता है। क्वेश्चन संख्या जो है 103 में पूछ रहा है राजभाषा नियमों के अनुसार अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह किस क्षेत्र में आता है। तो साथियों रीजन ए में आता है, यानी कि किस क्षेत्र में आता है। क्वेश्चन संख्या 104 में पूछ रहा है राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) कब से प्रभावित हुई। तो साथियों ये जो है 26 जनवरी 1965 से प्रभावित हुई। करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे जो है 104 का ए सही है। क्वेश्चन संख्या 105 में यहाँ पे पूछ रहा है कि वर्तमान में भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं शामिल है। तो वर्तमान समय में टोटल साथियों 22 भाषाएं शामिल थी। इनिशियली इसमें जो है 14 भाषाएं थी, जब ये बना था 14 भाषाएं थी। क्वेश्चन संख्या 106 में पूछ रहा है राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो साथियों राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष बीजी खेर थे। 106 का करेक्ट ऑप्शन जो है सी सही है। क्वेश्चन संख्या 107 में पूछ रहा है संविधान के अनुसार वैधानिक नियमों विनियमों एवं आदेशों का अनुपात कौन सा मंत्रालय करता है। तो साथियों जो है विधि मंत्रालय करता है, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ, ठीक है। करेक्ट ऑप्शन जो है 107 का ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन संख्या 108 में पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का क्षेत्र में नहीं आता है। साथियों जो ऑप्शन दिया गया है इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो है यहाँ पे वेस्ट बंगाल जो है ये नहीं आता ए रीजन में, ठीक है। क्वेश्चन संख्या ये जो है सी रीजन में आता है वेस्ट बंगाल। क्वेश्चन संख्या 109 पूछ रहा है केंद्रीय हिंदी समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं। तो केंद्रीय हिंदी समिति के अध्यक्ष जो है प्रधानमंत्री होते हैं। करेक्ट ऑप्शन जो है 109 का ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन संख्या 110 में पूछ रहा है राजभाषा संबंधी संसदीय समिति में लोकसभा के कितने सदस्य होते हैं। तो लोकसभा के साथ इसमें टोटल जो है 20 सदस्य होते हैं, और संसदीय समिति में टोटल जो है ये 30 सदस्य होते हैं, जिसमें कि लोकसभा के 20 सदस्य होते हैं और राज्यसभा के जो हैं 10 सदस्य होते हैं। इस प्रकार साथियों ये जो है यहाँ पे पूरा जो है 110 क्वेश्चन का यहाँ पे डिस्कशन कंप्लीट हुआ। अगर आप लोगों को इसको पीडीएफ चाहिए अपने प्रैक्टिस के लिए तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए और इस क्वेश्चन का पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं अपने प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। साथियों जो लिंक है टेलीग्राम का वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप जो है वहाँ से जा करके जुड़ सकते हैं। धन्यवाद साथियों।